जय हिंद प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र निकाय होता है, ठीक है। और संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में इसका जिक्र दे रखा है। इसका मतलब लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय भी होता है, ठीक है। तो 315 से 323 के बीच सभी इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो लोक सेवा आयोग के बारे में हम विस्तार से बताते हैं। उससे पहले हम बैक जाएंगे और देखेंगे जब भारत में स्वतंत्र होता है देश, तो उससे पहले अर्थात अंग्रेजों के शासन काल के दौरान जो भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है, वहां से प्रारंभ करेंगे। और यूपीसी और आरपीसी संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में हम चर्चा करते करते यहां पर पहुंचेंगे और अनुच्छेदों के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब देश में अंग्रेजों के द्वारा जो लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है वो किस तरह से होती है उसके बारे में हम देखें तो एक आयोग आता है जिसका नाम है ली आयोग। एक आयोग आता है जिसका नाम है ली आयोग। इस ली आयोग के सुझाव पर 1926 इस ली आयोग के सुझाव पर 1926 में क्या होता है, एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। फिर उसके बाद 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आता है 1935 का, इस 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही इस केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जो नाम है वो चेंज करके क्या कर दिया जाता है, संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया जाता है, संघीय लोक सेवा आयोग। उसके बाद जब देश स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्रता के बाद इस जो संघीय लोक सेवा आयोग है इसका नाम चेंज करके क्या कर देते हैं, संघ लोक सेवा आयोग कर देते हैं। क्या करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। ये तो हमने पढ़ दिया कि इंडिया में किस तरह से संघ लोक सेवा आयोग का निर्माण होता है, मतलब यूपीएससी का निर्माण होता है। अब पढ़ेंगे हम कि राजस्थान अर्थात राज्य स्तर पर हम पढ़ेंगे राजस्थान का। तो राजस्थान में राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन किस तरह से होता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान में इसका निर्माण किस तरह से होता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले देखा जाए तो जब देश स्वतंत्र होता है उससे पहले राजस्थान में ऐसी बहुत सारी रियासतें थी छोटी बड़ी, जहां पर क्या हुआ, उनके अलग अलग लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। जितने कर्मचारियों की जरूरत पड़ी उसी हिसाब से लोक सेवा आयोग बनाए गए और वहां पर कर्मचारियों को नियुक्त किया गया। तो राजस्थान में देखा जाए तो स्वतंत्रता से पहले 1939 में जोधपुर में 1939 में क्या हुआ, सबसे पहले जोधपुर में क्या कर दिया गया, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। उसके बाद 1940 में जयपुर में भी क्या कर दिया गया, लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। फिर 1946 में क्या कर दिया गया, बीकानेर में भी क्या कर दिया गया, लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। फिर जब देश स्वतंत्र होता है उस स्वतंत्रता के बाद क्या होता है, यहाँ पर जो अलग अलग रियासतों में जो लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था इन सभी को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। भंग करने के बाद क्या हुआ कि 16 अगस्त 1949 को क्या हुआ, एक अध्यादेश जारी होता है। क्या होता है, एक अध्यादेश जारी होता है। इस अध्यादेश के अंतर्गत ही 20 अगस्त 1949 को क्या होता है, राजस्थान के जयपुर में राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, 20 अगस्त 1949 को किया गया। और कहां पर, जयपुर में। इसके जो प्रथम जो अध्यक्ष थे ना, अध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, प्रथम लोक सेवा आयोग के। तो इसके अध्यक्ष थे सर सी के घोष इसके क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद क्या होता है कि 1956 में क्या होता है, राजस्थान का पुनर्गठन होता है। तो राज्य का जो पुनर्गठन होगा, राज्य पुनर्गठन, इस राज्य पुनर्गठन के अंतर्गत क्या होता है, एक सत्यनारायण राव समिति की स्थापना की जाती है। क्या किया जाता है, सत्यनारायण राव समिति। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि किस समिति की सिफारिश पर ही जो यहाँ पर जो राजस्थान 1956 में राजस्थान जो पुनर्गठन हुआ था, तो उसमें क्या हुआ, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर ही राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन जो जयपुर में था मुख्यालय, वहां से स्थानांतरित करके कहां कर दिया गया, अजमेर में कर दिया। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया, तो सत्यनारायण राव समिति जो 1956 में बनी थी और उसी के आधार पर इसका मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे जरूरत पड़ी तो राज्यपाल ने कर दिया, क्या किया कि उतने ही अधिक क्या हुआ, अध्यक्ष के अलावा जो सदस्यों की नियुक्ति करते गए और धीरे धीरे
2011 के बाद जो वर्तमान में अगर सदस्य पूछे कि राज्य लोक सेवा आयोग में कुल कितने सदस्य हैं, तो टोटल पूछे तो 8 है, एक अध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इन अनुच्छेदों के बारे में, और अनुच्छेदों के साथ साथ हम क्या करेंगे कि जो यूपीसी और आरपीसी के बारे में हम जो उनके अंतर हैं और उनमें जो मेन फैक्ट है उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं यूपीएससी और यहां लिख रहा हूं आरपीएससी। यूपीसी संघ लोक सेवा आयोग, आरपीसी राजस्थान लोक सेवा आयोग। अब हम अनुच्छेद पे आते हैं। अनुच्छेद 315(1) बोलता है कि संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। संघ मतलब केंद्र सरकार के स्तर पर देखा जाए तो केंद्र स्तर पर, अर्थात देश स्तर पर देखा जाए तो संघ स्तर पर लोक सेवा आयोग, जो केंद्र स्तर पर जो भर्तियां करवाएगी वो लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग, जो राज्य स्तर पर भर्तियां करवाएगी तो यूपीसी संघ लोक सेवा आयोग, आरपीसी राज्य लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315(2) ये बोलता है अगर 2 या 2 से अधिक राज्य मिल करके एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करती है तो उसे कहते हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग गठन। उसके अलावा देखा जाए तो अनुच्छेद 315(2) में यह है कि अगर किसी 2 राज्यों में एक लोक सेवा आयोग का गठन करना है तो वहां के जो विधानमंडल है, विधानमंडल में बहुमत पास होने के बाद संसद में अगर राज्यसभा और लोकसभा बहुमत पास करती है तो उसके बाद राष्ट्रपति इन 2 या 3 राज्य जो हैं जहां पर संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करना है वो राष्ट्रपति करेगा। उसके अलावा आगे देखिए तो अनुच्छेद 315 में क्या जिक्र देखा है कि सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति, इन तीनों बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यूपीसी में देखें तो इनके सदस्यों की नियुक्ति, और आरपीसी में देखें तो इनके सदस्यों और जो अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति। ठीक है, सबसे पहले नियुक्ति तो ये है 316(1). 316 राज्यों की राज्य जो सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और पुनर्नियुक्त है। उसके अलावा देखा जाए 316 में 1 में दे रहा है नियुक्ति, तो 316(1) में आरपीसी और यूपीसी के सदस्यों की नियुक्ति है, जिसके तहत देखा जाए अब नियुक्ति कैसे होगी। तो इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है, मतलब यूपीसी के जो अध्यक्ष या सदस्य है उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और उसके अलावा आरपीसी का जो अध्यक्ष और सदस्य होता है वो भी 316(1) के तहत है, और इनके जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति वो कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल। लेकिन ये किसकी सलाह पे करेंगे, यहां से क्वेश्चन आएगा कि ये किसकी सलाह पर नियुक्ति करते हैं। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति करता है, किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री पर। और आरपीसी के जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो राज्यपाल करता है वो किसकी सलाह पर करता है, तो वो करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्ति करता है। अब आगे देखें तो इसका यहां पर दे रखा है कार्यकाल। तो हम कार्यकाल के बारे में जिक्र कर जाए तो यूपीसी और आरपीसी का जो कार्यकाल है उसमें थोड़ा सा आपको फर्क लगेगा। जो यूपीसी है उसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो यहाँ पर होगा 6 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक हो सकता है। लेकिन राज्य में आरपीसी राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर होगा 6 वर्ष और अधिकतम 62 वर्ष तक, अधिकतम 62 वर्ष तक। मतलब केंद्र में 65 वर्ष तक का व्यक्ति है वो यूपीसी का अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है, और आरपीसी में 62 वर्ष तक अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है, और 6 वर्ष दोनों में कॉमन है। अब पुनर्नियुक्त के बारे में हम देखें तो अनुच्छेद 300, यहाँ पर ये जो अनुच्छेद है कार्यकाल में अनुच्छेद देखा जाए तो ये 316(2) है, और 316(3) में देखा जाए तो यहाँ पर पुनर्नियुक्त है। कोई भी यूपीसी या आरपीसी का अध्यक्ष या सदस्य पुनः नियुक्त नहीं हो सकता है। एक बार अध्यक्ष बनने के बाद वो दोबारा अध्यक्ष नहीं बन सकता है, एक बार सदस्य बनने के बाद वो सदस्य नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये है, पुनः नियुक्त तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर राज्यसभा अर्थात जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसका अध्यक्ष है वो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है, लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं बनेगा। उसी हिसाब से आरपीसी का जो सदस्य है वो अध्यक्ष बन सकते हैं लेकिन सदस्य नहीं बन सकते हैं, और यूपीसी का जो अध्यक्ष है वो किसी भी प्रकार का कोई पद धारण नहीं कर सकता, लेकिन यूपीसी के जो सदस्य हैं वो अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पुनर्नियुक्त के बारे में। अब आगे के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आगे इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में देखेंगे। तो अनुच्छेद हमने 316 पढ़ लिया है। आगे की ओर हम चर्चा करें तो 317 में देखा है सदस्यों की बर्खास्तगी या हटाना। अब यहाँ पर हम ध्यान दें सदस्यों को हटाएगा कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सदस्यों को कौन हटाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, यूपीएससी हो या पर आपके हो आरपीएससी, यूपीएससी या आरपीसी के जो सदस्य होते हैं
उनको हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास ही होती है। किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। लेकिन वो कैसे हटाएगा? अगर सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर कदाचार का आरोप लगाते हैं, कदाचार का आरोप अगर क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है, कदाचार का आरोप है वो सही सिद्ध हो जाता है, तो राष्ट्रपति यूपीसी और आरपीसी के अध्यक्ष और सदस्यों को अपने पद से हटा सकता है, बर्खास्त कर सकता है। यह अनुच्छेद 317 के अंतर्गत दे रखा है। ठीक है, आगे के बारे में हम चर्चा करें तो ध्यान दे, आगे के बारे में 318 अनुच्छेद क्या बोला है कि सदस्यों की सेवा शर्तों के नियमन की शक्ति। जो भी सदस्य है, अनुच्छेद 318 है ना, इनकी सेवा और शर्तों के बारे में देखा जाए तो इनकी जो सेवा शर्तें हैं वो सारे कौन नियमन करता है? नियमन की शक्ति किसके पास होती है? तो यहाँ पर राज्यपाल के पास होती है। अब यहाँ पर देखो, ध्यान दे, राज्यपाल के पास कैसे? मतलब आरपीसी के बारे में पूछे तो राज्यपाल के पास, और अगर यूपीसी के बारे में पूछे तो राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती है। सेवा की शक्ति मतलब कितने साल तक वो मतलब अध्यक्ष रह सकता है, सदस्य रह सकता है, उनके क्या क्या कार्य होंगे, उनके सारे के बारे में जो सेवा शर्तें हैं, और इनकी जो सेवा शर्तों के बारे में इनके जो संचित निधि के द्वारा, केंद्र में देखा जाए तो भारत सरकार की संचित निधि के द्वारा राष्ट्रपति इनके वेतन भत्ते वो तय करता है। राज्य स्तर पर देखा जाए तो आरपीसी के अध्यक्ष और सदस्य के जो वेतन भत्ते हैं वो राज्य के संचित निधि से तय किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उसके नियमन शक्ति सेवा शर्तों के बारे में। आगे की ओर हम चर्चा करें तो आगे की ध्यान देना, अनुच्छेद 319 में सदस्य रहने पर उस पर प्रतिबंध लगाना। प्रतिबंध का मतलब यहां से समझना, प्रतिबंध का मतलब क्या है? तो यहां पर हम ध्यान दें, अगर कोई एक बार अध्यक्ष बन गया तो वो दोबारा अध्यक्ष नहीं बन सकता है, एक बार सदस्य बन गया तो वो दोबारा सदस्य नहीं बन सकता है, लेकिन सदस्य अध्यक्ष बन सकता है। आरपीसी का अध्यक्ष यूपीसी का अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है, लेकिन आरपीसी का अध्यक्ष नहीं बन सकता। ये उसके ऊपर प्रतिबिंब होगा। उसके अलावा वो किसी भी सरकारी कार्यालय पर कार्य नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार की राज्य या केंद्रीय स्तर पर सेवा नहीं दे सकते। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, उसमें आपको ये ध्यान देना था कि उसके जो कुल सदस्य होते हैं ना, जैसे हम देखें जो यूपीसी होते हैं, यूपीसी के जो टोटल सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? 1+10 होते हैं, एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं। यहाँ पर जो अन्य 10 सदस्य होते हैं ना, इनमें से आधे सदस्य क्या हो? राज्य या केंद्र स्तर पर किसी भी सरकारी कार्यालय में कार्य कर चुके हो। उसी हिसाब से आरपीएससी जो है, आरपीसी के जो अध्यक्ष और सदस्य जो टोटल कितने हैं? 1+7 टोटल 8 है। इनमें जो 7 सदस्यों में से आधे सदस्य किसी राज्य या केंद्र सरकार के रूप में सरकारी कार्यालय में कार्य कर चुके हो। अब आगे की ओर ध्यान दे, प्रतिबंध के बारे में हमने समझ लिया है। अब आगे की ओर हम चर्चा करें तो ध्यान देना, अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य। लोक सेवा आयोग आरपीसी और यूपीसी का कार्य क्या होते हैं? यूपीसी संघ लोक सेवा आयोग केंद्र स्तर पर क्या करवाती है? भर्ती करवाती है, पुनर्नियुक्त करवाती है। ये सारे कार्य यूपीसी के हैं केंद्र स्तर पर। राज्य स्तर पर राजस्थान लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग जो राज्य स्तर पर भर्तियां करवाती है, पुनर्नियुक्त करवाती है। तो